Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Today we are going to talk about the transplantation immunology. अब ये ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी क्या है, इसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, हम वो इम्यून रिस्पॉन्सेस को स्टडी करते हैं जो कि डेवलप होते हैं जब आप किसी ऑर्गन को या किसी टिश्यू को आप ट्रांसप्लांट करते हो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को। इसका मेन फोकस क्या होता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन को, वो जो टिश्यूज आपने ट्रांसफर किए हैं उस रिजेक्शन को प्रिवेंट करना, ठीक है, और आपकी बॉडी में एक लॉन्ग टर्म टॉलरेंस को जनरेट करना, ठीक है। तो डिफरेंट आपको क्या पढ़ना है कि कितने टाइप्स के ग्राफ्ट हैं। एक ऑटोग्राफ्ट होता है जिसको ऑटोलोगस ग्राफ्ट भी बोलते हैं। अब मान लो आपको कोई स्किन बर्न हो गया है, ठीक है, आपको कोई स्किन बर्न हो गया है। अब मान लो आपके हाथ की कोई स्किन बर्न हो गई है ना, आपके हाथ की स्किन बर्न हो गई है, तो तुमने क्या किया, अपने बैक से, अपनी बॉडी के बैक से तो थोड़ा सा स्किन का जो है वो टिश्यू लेना है, ठीक है, उसका कल्चर करना है और उसको ट्रांसप्लांट कर देना अपने वो जो बर्निंग साइट है वहां पर, ठीक है। अब तो वो बॉडी का ही टिश्यू है ना, तुम्हारी खुद की बॉडी का टिश्यू है, तुम्हारी खुद की बॉडी का ग्राफ्ट है ना, तो बॉडी क्यों उसको रिजेक्ट करेगी? नहीं रिजेक्ट करेगी, 100% सेम है ना, तो बॉडी उसके खिलाफ कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगी। वो होता है ऑटोग्राफ्ट, जब आपके ग्राफ्ट जो है टेकन फ्रॉम वन साइड ऑफ इंडिविजुअल्स बॉडी और उसको ट्रांसप्लांट किया दूसरी साइड पे जहां पे कोई भी इंजरी वगैरह आपको हुई है, ठीक है, तो 100% आइडेंटिकल है, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ जनरेट नहीं होगा। जैसे कि स्किन ग्राफ्ट आप बर्न पेशेंट्स में करते हो, वेन ग्राफ्ट जब कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते हो, बोन मैरो रीइम्प्लांटेशन आफ्टर कीमोथेरेपी के बाद, तो आपकी खुद की बॉडी के सेल से, खुद के बॉडी के टिश्यू से, तो बॉडी उसको एज ए फॉरेन रिजेक्ट करके नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट सिनर्जिक सिंजेनिक ग्राफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, उनके बीच में अगर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, बिल्कुल सेम जो जेनेटिकली इंडिविजुअल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वो भी 100% आइडेंटिकल है, ठीक है। जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, या आप लैब्स में कोई एनिमल्स को इनब्रीड करवा रहे हो, ठीक है, माइस वगैरह जैसे हम करवाते हैं, ठीक है, तो अगर उनके बीच में आप कोई ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो बॉडी उसे फौरन समझ के रिजेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज वो 100% आइडेंटिकल है, जेनेटिकली वो सेम है, ठीक है। देन आता है एलोग्राफ्ट, ठीक है, होमोग्राफ्ट भी बोलते हैं। एलोग्राफ्ट क्या होता है, जब आपका ग्राफ्ट, आप जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हो वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में कर रहे हो, मतलब सेम स्पीशीज है बट जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, ठीक है। मतलब आप जैसे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो आप डोनर ढूंढते हो ना, आपकी फैमिली का कोई नहीं है, ठीक है, फैमिली का हो सकता है बट फैमिली में 100% जेनेटिक सेम तो नहीं है ना। आपकी फैमिली से अगर आप किसी से भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो आप क्या 100% सेम, 100% आइडेंटिकल तो सिर्फ किस में होगा, आपका जो आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ठीक है, बाकी आपका 100% आइडेंटिकल कोई नहीं है ना। तो ग्राफ्ट अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, उसे हम एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अब रेसिपिएंट जो इम्यून सिस्टम है, मतलब आप जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो उसको एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज कर सकता है उसको, क्योंकि जेनेटिक डिफरेंसेस है, एमएससी मॉलिक्यूल्स, एचएलए मॉलिक्यूल्स जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट है ना, तो वो उसको फौरन समझ सकते हैं, ठीक है, फौरन समझ के उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा कोई आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो आपकी बॉडी में पहले इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम उसको एज अ फौरन समझ के रिजेक्ट ना करे, ठीक है, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कोरोनियल ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। देन है जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट होता है, स्पीशीज भी डिफरेंट है, एक ह्यूमन हो सकता है, एक पिग हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई और एनिमल हो सकता है ना, तो बिल्कुल दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो हाईएस्ट चांस ऑफ रिजेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जीनो एंटीजेंस है, डिफरेंट एंटीजेंस, टोटली डिफरेंट एंटीजेंस है, और इसके लिए इम्यूनो सप्रेसेंट तो चाहिए, जैसे कि पिग हार्ट वॉल्व्स ट्रांसप्लांट हुए इनटू ह्यूमंस, बेबून हार्ट ट्रांसप्लांट इनटू ह्यूमंस, ठीक है। तो ऐसे आपके ग्राफ्ट जो बिल्कुल डिफरेंट हैं उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट,
ठीक है। अब होमोग्राफ्ट रिजेक्शन का मैकेनिज्म क्या है? देखो, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होती है? बिकॉज आपके जो एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होते हैं। एमएससी मॉलिक्यूल, एचएलए मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। जेनेटिक डिफरेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। अब इम्यून जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है उसे एज अ फॉरेन समझेगा, ठीक है, बिकॉज वो उसकी बॉडी का नहीं है, उसके लगेगा नॉन सेल्फ है, ठीक है। तो वो उसके खिलाफ टी सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आती है सेंसिटाइजेशन स्टेट, ठीक है। सेंसिटाइजेशन स्टेज क्या होते हैं कि उसको पहले वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। वो डायरेक्ट उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है। डायरेक्ट क्या होता है कि जो आपका डोनर का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, जो डोनर के एमएससी मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट है, टी सेल्स उनको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और CD8 और CD4 सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो रिसिपिएंट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, पहले आपकी बॉडी उसको प्रोसेस करेगी, ठीक है, और जो आपके डोनर के एमएससी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपके प्रोसेस होंगे, ठीक है, वो ग्राफ्ट की प्रोसेसिंग होगी, और आपका जो डोनर के एमएससी मॉलिक्यूल्स को आपके रेसिपिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने आपने क्या किया, उसने प्रोसेस किया और अपने ऊपर वो उसको प्रेजेंट करेगा। फिर उसको आपके जो आपके टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। डायरेक्ट वाले में क्या हुआ, टी सेल्स ने डायरेक्टली उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, डोनर के एमएससी मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर लिया। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है, उस डोनर के एमएससी मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस किया, उसको खुद के एमएससी मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया, और फिर टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो आपके डायरेक्ट में क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो डोनर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है, जिसको कौन प्रेजेंट कर रहा है, डोनर के एमएससी मॉलिक्यूल्स उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और डायरेक्टली कौन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, टी सेल्स उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे CD8 टी सेल्स को, CD4 टी सेल्स को। CD8 टी सेल्स आपके ग्राफ्ट सेल्स को डायरेक्टली किल कर देते हैं, और CD4 टी सेल्स जो है वो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और आपके इनडायरेक्ट में क्या होता है, रेसिपिएंट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको पहले प्रोसेस करेंगे और उसको अपने सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और फिर उस CD4 टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, फिर CD4 टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। डायरेक्ट में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं होती है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जो है वो इनडायरेक्ट एलो रिकॉग्नाइजेशन में होती है। बात ये याद रखना, डायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन डायरेक्ट कभी नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली होगी जब वो एमएससी मॉलिक्यूल जो एंटीजेंस हैं वो अपने सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे आफ्टर प्रोसेसिंग, फिर जाके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी। क्लियर है बात? देन आते इफेक्टिव स्टेज। अब एक्टिविटी CD8 टी सेल्स डायरेक्टली ग्राफ्ट्स को लाइज करेंगे, किल करेंगे साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करके, लाइक परफोरिन ग्रेंजाइम, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। और टी हेल्पर सेल्स, CD4 टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइंस को सिक्रीट करेंगे, माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे और इन्फ्लामेशन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। जो मैक्रोफेजेस हैं वो आपके लाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, टिश्यूज को डैमेज करेंगे और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है ह्यूमरल मीडिएटेड रिजेक्शंस, ठीक है। अब जो आपके एंटीबॉडीज जो हैं वो आपके डोनर के एंडोथेलियम के साथ बाइंड हो सकती हैं। जब वो एंटीबॉडीज बाइंड हो जाएंगी तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और वो आपके एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करेगा, जिसके से वेस्कुलर इंजरी और क्लॉट्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है। आइदर ये मेथड हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो आपके ग्राफ्ट सेल्स के साथ बाइंड करके आपके जो एनके सेल्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं वो उस एंटीबॉडीज के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एंटीबॉडीज के साथ तो वो ग्राफ्ट सेल्स भी बाइंडेड है ना, तो जब एनके सेल्स और मैक्रोफेजेस उस एंटीबॉडीज के साथ बाइंड हो जाएंगे तो आपके क्या ग्राफ्ट सेल्स की क्या हो जाएगी, ग्राफ्ट सेल्स की किलिंग हो जाएगी, ठीक है। दैट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। जो इंटरल्यूकिन 2 है वो आपकी सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। इंटरफेरॉन जो गामा है वो एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, ठीक है, और TNF अल्फा जो है वो एंडोथेलियल डैमेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया मैकेनिज्म में एक तो होगा सेंसिटाइजेशन, मतलब आपके टी सेल्स को एक्टिवेट करना, टी सेल से आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। एंटीबॉडीज जो हैं एक तो देखो, या तो डायरेक्ट टी सेल्स जो हैं वो आपके
टिश्यूज को, जो ग्राफ्ट सेल्स है उसको डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो वो आपके क्या करेंगे, साइटोकाइंस वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा हो सकता है कि एंटीबॉडीज जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है, और टिश्यूज के डैमेज कर रही है। और हो सकता है कि एंटीबॉडीज ग्राफ्ट सेल्स के साथ बाइंड कर रही है, एनके सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है उस एंटीबॉडीज के साथ जाके बाइंड करेंगे और ग्राफ्ट सेल्स को किल करेंगे, ठीक है। अब देखो हाइपर एक्यूट रिएक्शन जो है वो विद इन मिनट्स टू आवर्स में जो है वो हो जाती है, इमीडिएट ग्राफ्ट जो है रिजेक्शन हो जाती है, बिकॉज जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हैं वो सिक्रीट होते हैं और एक्टिवेट करते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। एक्यूट रिजेक्शन में क्या होता है कि कुछ दिन से कुछ हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है आपकी वेस्कुलर डैमेज हो सकती है, लिम्फोसाइट इन्फ्लेटेशन हो सकती है, और इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो टी सेल या बी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हो सकता है एक्यूट रिजेक्शन में। और कई बार क्या होता है कि कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं रिजेक्शन होने में, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक रिजेक्शन, जिसकी वजह से आपके वेसल एक्युलेशन, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकती है। और ये आपका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म से होता है। मतलब इनडायरेक्ट क्या, पहले आपके जो ग्राफ्ट सेल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग होगी, फिर उन एंटीजेंस को अपने सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपके CD4 CD8 सेल्स को, टी सेल्स को एक्टिवेट होंगे, और फिर वो आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और आपके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब इनडायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म से आपका इसको टाइम लग सकता है ना, इनडायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म कुछ महीने कुछ साल भी लग सकते हैं क्रोनिक रिजेक्शन के केस में। Okay, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. Show your love, and you can join my Instagram, Telegram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and say.